एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूँ, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूँ मेरे व्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस के दिन भर की टॉप खबरें। चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो S-400 की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। हमारे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को सुदर्शन नाम दिया गया है, आप जानते ही होंगे। सुदर्शन नाम सुदर्शन चक्र पर रखा गया है, जो कि अपने दुश्मनों को कभी बख्शता नहीं है और जिस पर ये छोड़ा जाता है उसको खत्म करके ही ये वापस आता है। तो S-400 के लिए, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइल या एयर डिफेंस सिस्टम के लिए ये नाम बिल्कुल जचता है और इसी चीज को दर्शाते हुए लगभग 80% दुश्मन के एयरक्राफ्ट या एयरक्राफ्ट पैकेज या फाइटर एयरक्राफ्ट पैकेज को इसने नष्ट किया। पूरी खबर समझिए। असल में इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक एक्सरसाइज की जा रही थी, जिसमें कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को भी इन्वॉल्व किया गया था। इसमें कुछ एयरक्राफ्ट दुश्मन के एयरक्राफ्ट बन के भारत के सीमा के अंदर घुसते हुए प्रदर्शित किए गए और इसमें इंडियन एयरफोर्स के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा इन एयरक्राफ्टों को, जो कि दुश्मन के एयरक्राफ्ट की तरह दर्शाए जा रहे थे, उनको डिटेक्ट किया, ट्रैक किया और उनको टारगेट किया। हालांकि इसमें किसी मिसाइल का इस्तेमाल नहीं किया गया, केवल और केवल ट्रैकिंग और टारगेटिंग की गई और इसकी एक्यूरेसी लगभग 80% की निकलकर सामने आई। जितने भी दुश्मनों के एयरक्राफ्ट थे उसमें से 80% को ट्रैक और टारगेट किया गया। इसका मतलब यह है कि अगर पाकिस्तान चीन के द्वारा भारत पर हमला किया जाता है तो भारतीय सीमा में घुसने वाले मिसाइल या एयरक्राफ्ट 80% तो S-400 से बचकर नहीं जाने वाले हैं। हाँ, अगर इसमें मिसाइलों की बात करें तो मुझे लगता है कि ये एफिशिएंसी और नीचे चली जाएगी, क्योंकि एयरक्राफ्ट की स्पीड अगर हम लोग बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें तो उससे कम होती है और अगर उनको 80% ही डिटेक्ट कर रहा है तो बैलिस्टिक मिसाइल के केस में थोड़ा कम ही होगा। पर क्रूज मिसाइल जो कि सबसोनिक स्पीड की होगी उसको आसानी से इसके द्वारा नष्ट किया जा सकता है और उस केस में तो 80% से ज्यादा भी इसकी एफिशिएंसी हो सकती है। कुल मिला के S-400 को लगातार चेक किया जा रहा है और इसके डर से दुश्मन हम पर आंख उठा के भी नहीं देखने वाला है। हम जानते हैं कि 5 रेजिमेंट इसकी खरीदी गई है, जिसमें से 3 डिलीवर हो चुकी है और 2 अभी तक डिलीवर नहीं हो पाई है रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से। और इन 3 में से 1.5 पाकिस्तान की तरफ और 1.5 चीन की तरफ लगाए गए हैं, या इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से है कि इसमें से एक जो रेजिमेंट है S-400 की, उसका पाकिस्तान और चीन दोनों पर इस्तेमाल किया जा सकता है और एक डेडिकेटेड पाकिस्तान और एक डेडिकेटेड चीन के लिए लगाए गए। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात कर लेते हैं निसार की। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, ये जो प्रोजेक्ट था वो 2023 में लॉन्च होना था, फर्स्ट हाफ में, यानी कि जून से पहले लॉन्च होना था, पर ये लॉन्च ना हो सका। 2024 में कहा जा रहा था कि ये लॉन्च हो सकता है, शुरुआती मंथ्स में लॉन्च हो सकता है, पर ये भी अब संभव नहीं नजर आ रहा है। असल में हुआ ये कि भारतीय इक्विपमेंट्स या कुछ भारतीय इक्विपमेंट्स जो कि अमेरिका जाने थे और उनकी सैटेलाइट्स में लगने थे और उसकी सैटेलाइट का पूरी असेंबली होके वो भारत आना था और भारत की तरफ से इसको लॉन्च करना था। अब भारत की तरफ से जो इक्विपमेंट है वो भेज तो दिए गए अमेरिका, पर अमेरिका में जब इसका असेंबली हुई तो ये देखा जा रहा है कि इसका जो एंटीना है, 12 मीटर का एंटीना, जो कि सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है और ये प्रॉब्लम अमेरिका में पता नहीं चली। जब अमेरिका के द्वारा भारत में इसको भेज दिया गया तब जाके पता चला। अब भारत में ये प्रॉब्लम आई है तो इसको वापस अमेरिका भेजा जाएगा और वहां पर इसकी असेंबली फिर से की जाएगी या जो भी प्रॉब्लम है उसको दूर किया जाएगा, फिर इसको भारत भेजा जाएगा और भारत के द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा। तो काफी समय इसमें नष्ट हो जाने वाला है। 2024 के अंत या 2025 की शुरुआत में ही हो सकता है ये लॉन्च किया जा सके। बात कर लेते हैं अपने प्रधानमंत्री मोदी की विजिट की। अब यूक्रेन में विजिट हो सकती है हमारे प्रधानमंत्री की, जो कि कहा जा रहा है कि अगस्त में हो सकती है। इससे पहले हमारे प्रधानमंत्री 2 बार ज़ेलेंस्की से मिल चुके हैं और अभी हाल फिलहाल में ही 4 जून को जब G7 की मीटिंग हुई थी उसके साइडलाइन में इनकी मुलाकात हुई थी। कई बार ज़ेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी से हस्तक्षेप करने की बात करी है युद्ध के अंदर और हमारे प्रधानमंत्री ने रशिया जाकर भी ये कहा था किसी भी मुद्दे का निपटारा बैटलफील्ड पे नहीं हो सकता, बैठ के डिप्लोमेसी के साथ ही इसको दूर किया जा सकता है। और हर बार हम लोग रशिया यूक्रेन युद्ध में यही पक्ष रख रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री द्वारा और भारत की तरफ से अपना यही पक्ष रखा गया। अब ये देखा जा रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री ज़ेलेंस्की से मिलने यूक्रेन जाएंगे, हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी जाएंगे और उनके फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा हमारे NSA भी वहां जाने वाले हैं। मैं इस मुलाकात को या इस विजिट को, हालांकि इस तरह की विजिट होती रहती हैं, किसी न किसी देश हमारे प्रधानमंत्री जाते रहते हैं, किसी भी देश के प्रधानमंत्री जाते रहते हैं, पर अभी के समय में यूक्रेन जाना एक दबाव को दिखाता है जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड के द्वारा भारत पर डाला जा रहा है कि रशिया गए हो अब यूक्रेन भी जाओ। और इंटरनेशनली अगर भारत को स्टैंड करना है और वेस्टर्न कंट्रीज से भी अपने जो रिश्ते हैं वो बनाए रखना है, अमेरिका से बनाए रखना है, तो भारत को जाना पड़ेगा, यूक्रेन भी जाना पड़ेगा। इसी को मद्देनजर मुझे लगता है देखकर हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा
अब यूक्रेन की भी यात्रा की जाएगी। आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात कर लेते हैं एलओसी की। पाकिस्तान लगातार एलओसी को गर्म रख रहा है। जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं, हो सकता है इसके मद्देनजर, या भारत जिस तरह से लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद को खत्म करता जा रहा है, ये दर्शाने के लिए कि भाई आतंकवाद खत्म नहीं हो रहा है, और यही दर्शाने के लिए अब पाकिस्तान से बहुत से टेररिस्ट भारत के अंदर आ रहे हैं और वो एलओसी की तरफ से आते हैं और उनको न घुसने देने की जिम्मेदारी हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की होती है। इसी चक्कर में आज एक आतंकवादी को मारा गया। माचील सेक्टर में ये घुसपैठ हो रही थी और कहा जा रहा था कि बॉर्डर एक्शन टीम यानी कि बैट के द्वारा ये किया जा रहा था। बैट आप जानते हैं कि पाकिस्तानी एसएसजी कमांडो और टेररिस्ट का मिला जुला एक ग्रुप है जो कि टेररिस्टों को लगातार सीमा पार कराने में मदद करता है और पाकिस्तानी इनको कवर फायरिंग देते रहते हैं, साथ ही साथ अपने एसएसजी कमांडो को भेजकर उनको भारत की तरफ पहुंचाने का प्रयास भी करते हैं। और इसी प्रयास में एक टेररिस्ट मारा गया और हमारे लगभग 4 जवान घायल हुए। इसके अलावा एक ऑफिसर भी घायल हुआ है। एक जवान को वीरगति भी प्राप्त हुई है और ये जवान उन्हीं घायल जवानों में से एक था। अभी एक हफ्ता पहले ही हम लोगों ने देखा है कि इसी तरह की एक और कार्रवाई की गई थी जिसमें हमारी तरफ से 3 आतंकवादियों को मारा गया था और कहा जा रहा था कि एसएसजी कमांडो भी मारे गए हैं इसमें पाकिस्तानी, और बड़े रैंक का एसएसजी कमांडो भी मारा गया है। तो एलओसी पे लगातार गतिविधि चालू है और हमारे लोग इन टेररिस्टों को, इन पाकिस्तानी टेररिस्टों को रोकने का अपना पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। बात कर लेते हैं भारतीय लाइट टैंक जोरावर की। तो इसका प्रोजेक्ट कॉस्ट निकलकर सामने आया है। ये कहा जा रहा है कि पहले प्रोटोटाइप या इस पूरे प्रोजेक्ट को डेवलप करने में 234 करोड़ रुपए लगे हैं, 234.5 करोड़ रुपए लगे हुए हैं। और अब ये माना जा रहा है कि जब ये प्रोडक्शन में जाएगा तो इसके पहले प्रोडक्ट का दाम इसके 10वें भाग के बराबर होगा, लगभग 23 करोड़ रुपए का, जो कि 2027 से बनना स्टार्ट हो जाएंगे। मुझे लगता है कि इस प्रोजेक्ट कॉस्ट में मेन कॉस्ट जो कॉकरेल की हमने टरेट खरीदी हुई है उसमें गया हुआ है और मेनली इसके इंजन में गया हुआ है ज्यादातर प्राइस। बाकी सारे इक्विपमेंट तो घर में ही डेवलप किए हुए हैं। इसका हल वगैरह और इसके जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं और इसका जो वेपन कंट्रोल सिस्टम है वो सारा ही हम लोग खुद डेवलप किए हुए हैं, पर जो टरेट का दाम है वो बाहर गया है और इंजन का दाम है वो बाहर गया हुआ है। इसके अलावा जो इसका डिजाइन है वो ऑलरेडी पहले ही डीआरडीओ ने डेवलप किया हुआ था, उसी को इस जोरावर टैंक में कन्वर्ट किया गया है और इसकी तस्वीरें हम लोग कई बार देख भी चुके हैं। आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। आपको एक बड़ा थम्स जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।